नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस बुलेटिन में हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। यहां केंद्र ने आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर नूंह से है, जहां ब्रजमंडल यात्रा से पहले चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शाम 6 बजे तक बंद कर दी गई हैं। तीसरी बड़ी खबर बिहार से होगी, जहां बिहार सरकार ने पंचायतों में 15 लाख रुपए से ज्यादा के कामों के लिए टेंडर अनिवार्य करने के अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। चौथी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई थम गई। पांचवी बड़ी खबर कांवड़ मार्ग के नेम प्लेट विवाद को लेकर के है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर रोक लगा दी है। और चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आरएसएस और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मतभेद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां सरकार ने आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने का प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटाने के एक आदेश को लेकर देश भर में बवाल मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस आदेश से आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर लगे बैन को हटा दिया गया। 58 साल पहले 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। पिछले हफ्ते कथित तौर पर केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस आदेश को एक्स पर पोस्ट किया। इस मामले में आरएसएस का बयान भी सामने आया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनीला अंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, अब देखिए जिस तरह से ये जानकारी सामने आई कि केंद्र ने अब ये जो बैन था 58 साल पुराना उसे हटा दिया गया। 1966 में ये बैन लगा हुआ था कि जो आरएसएस है उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनकी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ये बैन हटा दिया गया। फिर अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा था, कुछ दिन पहले की बात है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग भगवान समझते हैं खुद को। और इस तरह के पीएम मोदी के स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, इसे जोड़ करके विपक्षी नेता देख रहे हैं और अब लगातार अब तंज निशाना भी साधा जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शासकीय कर्मचारी संघ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरएसएस पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है। शासकीय कर्मचारी संघ कार्यक्रमों में अब शामिल हो सकते हैं, उनकी किसी भी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर के अब ये बैन हटा दिया है। विपक्षी दल लगातार इस पर हमलावर हो रहे हैं। साथ ही आरएसएस की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया गया। पवन खेड़ा ने इस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें, जो भी एक्टिविटीज हैं, अगर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल होंगे तो तमाम चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। तो तमाम लगातार विपक्षी दल के नेता, कांग्रेस के नेता इस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए, क्योंकि 1966 में इस पर बैन लगा हुआ था। कोई भी सरकारी विभाग में काम करने वाला कर्मचारी संघ की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अब पूरे 58 साल बाद मोदी सरकार ने इस बैन को हटाया है और अब इसे लेकर के आदेश जारी किया गया। तो अब सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी संघ की किसी भी गतिविधियों में, किसी भी प्रोग्राम्स में, संघ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से इसे लेकर के लगातार निशाना साधा जा रहा है। शासकीय कर्मचारी पर अब शासकीय कर्मचारी संघ की किसी भी गतिविधियों में, उनकी किसी भी कार्यों में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं।
अब इस पर पूरी तरह से बैन को हटा दिया गया 58 साल बाद। तो अब आरएसएस पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है ताकि किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आए। जिले में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं शाम 6 बजे तक बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि नूह जिले में सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करने की आशंका है, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए गए। हरियाणा सरकार ने जारी एक बयान में कहा कि नूह जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। पिछली बार यात्रा के दौरान हंगामे के बाद बिट्टू बजरंगी का नाम काफी सुर्खियों में आया था। बजरंगी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस बार यात्रा में शामिल होने के लिए बिट्टू बजरंगी को अनुमति नहीं दी गई है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह जानकारी लिखी गई है। तो अब ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के इंटरनेट बाजार बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और ऐसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ नूह से हमारे सहयोगी ताहिर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ताहिर, अब देखिए ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के जगह जगह पुलिस बल तैनात है, भारी अमला तैनात है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। साथ ही बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस वक्त आप मौजूद होंगे, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है? आज ब्रजमंडल यात्रा को लेके नहीं जो प्रशासन सतर्क हुआ है, वो 2-3 दिन से लगातार यही प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से इसकी सुरक्षा की जाए। उसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने फोकस डाला है, पहाड़ी क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की गई है और साथ ही उन रूटों को भी तय किया गया है जिन रूटों से ब्रजमंडल यात्रा जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उन रूटों पे स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ तक कि जो खोजी कुत्ते हैं उनको भी लगाया गया है। हर जगह की जांच की जा रही है और साथ ही साथ उसमें घुड़सवारों को भी, यहाँ पे घुड़सवार पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है कि इमरजेंसी को अगर होती है तो उसे निपटा जाए। अभी जो नूह नल्लेश्वर जो मंदिर है वहां से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल चुकी है और वो अब यहाँ से निकलने के बाद सीधी फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिरों में वो जाएगी। उसके बाद में जो तीसरा स्थान होगा वो राधा कृष्ण मंदिर पुनाना के सिंगार गांव में जाके समाप्त होगी। अभी जो यहाँ बिल्कुल शांति से ये यात्रा चल रही है जी। और साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिए गए, बाजार भी बंद है। हाँ, ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेके नहीं जो पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ था, उसमें साथ ही लोगों ने भी उसमें भागीदारी निभाई है। उन्होंने आखिरकार ये किया है कि बाजार को ही बंद कर दिया ताकि ना रहेंगे, ना कोई बात होगी, ना कोई देखेगा, ना कोई कहेगा किसी से। तो इसलिए बाजार भी बंद किए हैं। एक दिन लोगों का ये भी कहना है कि एक दिन के बाजार बंद करने से कुछ नहीं होता, बाकी की जो शोभा यात्रा है वो शांति से यहाँ से निकल जाए, वो सबसे मेन चीज है। ठीक है ताहिर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार सरकार ने पंचायतों में 15 लाख रुपए से ज्यादा के कामों के लिए टेंडर अनिवार्य करने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने पहले यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया था, लेकिन मुखिया संघ के विरोध के बाद अब इस पर दोबारा विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से पंचायतों के मुखियाओं की आर्थिक शक्तियों में कमी आती। इसके तहत 15 लाख रुपए से अधिक के किसी भी काम के लिए टेंडर प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। सरकार का मानना था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी और पारदर्शिता भी आएगी। दरअसल ये फैसला सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। एक तरफ सरकार जहां पारदर्शिता लाने और जवाबदेही लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने ही नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। नीतीश सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। बिहार में मुखिया संघ नीतीश कुमार से नाराज भी हैं। आर्थिक शक्तियों को घटाने से मुखिया संघ ने नाराजगी दिखाई है। तो अब देखना बहुत ही
अहम हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इसके बाद क्या कुछ स्थितियां नजर आएंगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में तमाम जो अहम फैसले हैं वो कहीं ना कहीं असर डालते भी हैं। बिहार में मुखिया संघ नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। आर्थिक शक्तियों को घटाने पर अब मुखिया लामबंद हुए हैं। 15 लाख से अधिक का काम टेंडर के जरिए होगा। नीतीश सरकार ने अपने फैसले पर अब यू टर्न लिया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब देखिए, नीतीश सरकार का जो फैसला था उस पर ही उन्होंने यू टर्न लिया। मुखिया संघ नीतीश कुमार से अब नाराज भी चल रहा है। जो उनकी आर्थिक शक्तियां हैं उन्हें घटा दिया गया और अब मुखिया जो वर्ग है लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें, और अगर विधानसभा चुनाव को हम जोड़ के देखें, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी बिहार में होंगे, तो किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगे? बात कही, जिस तरह से बिहार सरकार ने आदेश पारित किया है वो निश्चित रूप से त्रिस्तरीय जो पंचायती राज के तहत निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सारे में उबाल है देखा जा रहा है। यहाँ तक कि रविवार के दिन सरकार के विरोध में यानी चिट्ठी जो पारित हुई है उसके विरोध में उसकी प्रतिलिपियां जलाई गई और प्रतिलिपि जला के अपना आक्रोश और विरोध व्यक्त किया कि इस तरह की कार्रवाई सरकार की घृणित कार्य है और हम लोग का कद यानी हम लोग का पावर जो है वो कट किया जा रहा है ताकि ये विकलांग रूप से बन जाए और सरकार के प्रति समर्पित हो जाए। ये कहना है मुखिया संघ के अध्यक्ष का। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने हम लोग का पद और कद को काट करके रखा जा रहा है ये घोर निंदनीय है और इसका मैं कड़ा विरोध करूंगा। अगर ये लड़ाई आर पार की होगी तो लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन ये जो नियम है वो वापस ले, हर हाल में वापस लेना होगा। उन्होंने कहा, मुखिया संघ के अध्यक्ष उन्होंने कहा इस बात की कि देखिए ग्राम पंचायत का स्तर है, छोटी छोटी कार्य होते हैं, चबूतरा बनाना, नाला बनाना, इस तरह से छोटी सड़क बनाना। तो इस चीज में अगर हम हर चीज में टेंडर दें तो टेंडर की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, वो प्रारूप वो एक लंबी होती है, उसमें महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो महीने 2 महीनों लग जाने के बाद वो स्थिति पर आती है। तो इसका विरोध हो रहा है कि अगर छोटे छोटे जो कार्य है ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का जो भी उसका क्षेत्रफल होता है छोटा होता है, उसमें छोटी छोटी वर्क होती है, उस वर्क को इमीडिएट करना पड़ता है। अगर टेंडर की प्रक्रिया की जाती है तो ये लंबी खींचेगी, दूर समय ज्यादा का अधिक लेगा और ये परंपरा गलत हो जाएगी। ये मुखिया संघ का कहना है और मुखिया संघ का कहना है कि इस तरह की हरकत सरकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि यू टर्न लिया है, विचाराधीन है, अभी कोई पारित नहीं हुआ है। फैसले का भी जिक्र कीजिएगा नीतीश कुमार के, इस फैसले का भी जो पहले उनका जो फैसला था और जिस पर अब यू टर्न लिया गया है। बिल्कुल सही, क्योंकि आगामी 25 में विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव है और चुनाव है तो जनप्रतिनिधि एक अपने आप में एक सब अपने अपने क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जाहिर सी बात होती है कि वो दुष्परिणाम उसका होगा, गलत प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि 2025 में चुनाव है और आपसे देख लिए कि रुपौली चुनाव की क्या स्थिति रह गई। तो अब जो है दोनों पार्टियां यानी पक्ष और विपक्ष खूब कर कदम उठा रही है ताकि आगामी विधानसभा जो होने वाली चुनाव 25 में किसी तरह की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े। यही कारण है कि इस तरह की जब रिपोर्ट सरकार की ओर से पारित की गई तो उसको पुनर्विचार के लिए रखा गया। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई थम सी गई। यहां जो लगातार दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सुबह केवल 1 घंटे में 34 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप हो गई हैं। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली
जिलों और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र रायगढ़ जिले के 4 तहसीलों में सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में शहर में 135 मिलीमीटर, पूर्वी मुंबई में 154 मिलीमीटर और पश्चिमी मुंबई में 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुंबई और उसके उपनगरों में ऊंची लहरें उठने और भारी बारिश होने के पूर्वानुमान के बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमों को मुंबई में तैनात किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अब जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों तरफ जल भराव की स्थितियां नजर आ रही हैं। कई जगहों पर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में आसमानी आफत का अलर्ट, किस तरह की तस्वीरें, और जिस वक्त आप जिस जहां पे मौजूद होंगे वहां की भी तस्वीरों का जिक्र कीजिएगा। मुंबई कही जाती है, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था पूरी बंद हो चुकी है। लोकल ट्रेन जो मानी जाती है लाइफलाइन, वो भी रुक चुकी है। वहां भी जल भराव हो चुका है, रेलवे पटरियों पर जल भराव हो सकता है, सड़कों पे भी पानी सैटरडे से अभी तक महीने हो गया, अभी तक पानी रुकने का नाम नहीं रहा। और जितनी भी लोग हैं मुंबई को काफी परेशान हो चुके हैं, उनको नौकरी पे जाना है, स्कूल कॉलेजों की जो, लेकिन अभी भी कुछ मुंबई के स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन मुंबई के आसपास क्षेत्र माना जाता है, रायगढ़ है, बिटोई है और क्या नाम है, नागपुर है, काफी जगह क्या नाम है स्कूल कॉलेज कर दी गए। लेकिन पूरी तरह जलमग्न हो चुका है पूरा महाराष्ट्र की बात करें, तो मुंबई की बात करें तो मुंबई के आसपास गेटवे इंडिया से, गेटवे से लेके बोरीवली से लेके नाला सोपारा से लेके अंधेरी से लेके पूरा जलमग्न हो चुका है। लोगों को आने में काफी दुविधा हो रही है, काफी असुविधाएं हो रही है। तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और लोकल से जो टीम है उनको भी तैनात की गई है बीएमसी की तरफ से। तो पूरी तरह से अगर बात करें तो ये पूरा महीना, अभी आने वाला पूरा जुलाई का महीना पूरा जगमग रहेगा और उसको लेकर कहीं न कहीं प्रशासन सतर्क है कि कोई ऐसी अनहोनी घटना न घट जाए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले इस चीज पानी बरसात की वजह से एक मकान ढह गया था जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। गर्मा इसको लेकर कहीं न कहीं 3 से 4 महीना मुंबई कर वालों के लिए काफी भारी होता है। और बीएमसी की पोल हमेशा खुल जाती है। 35,000 करोड़ की 40,000 करोड़ की बजट होने के बाद भी बीएमसी यहाँ पूरी मुंबई व्यवस्था नहीं कर पाती। गर्मा जी ठीक है, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और शुक्रवार तक इस पर जवाब देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये प्राधिकारों के अधिकार में है कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे, लेकिन सक्षम प्राधिकारों को ध्यान रखना होगा कि पुलिस को इसको लेकर छूट नहीं दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भी देखा गया कि आदेश अलग अलग राज्यों द्वारा किया गया है जो कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपने दलीलों में कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने दलील दी कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है। ये एक तरह के अल्पसंख्यकों, दुकानदारों को पहचान कर उनके आर्थिक बहिष्कार जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहतर है। आप अलग मायने निकाल रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब तनु, जिस तरह से नेम प्लेट की विवाद छिड़ा हुआ था, मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब फलों की दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाया जाने लगा गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश ही दे दिए कि अब जो भी कांवड़ यात्रा होंगे रास्ते में यहाँ पर नेम प्लेट लगाना होगा। फिर हमने देखा उत्तराखंड में भी इस तरह की तस्वीरें, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की तस्वीरें, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को निर्देश दिया है, नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। आने वाले वक्त में इसे लेकर के जिस तरह से राजनीति भी हमने देखी, एनडीए के तमाम जो घटक दल थे वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अब कितनी स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी और 26 जुलाई को अगली सुनवाई भी होनी है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से आपने भी अभी तमाम बातों का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से सुनवाई हुई और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ये आदेश पारित किया गया है यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुकानदारों को राहत जरूर देगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि आपको अपना नाम लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप कैटेगरी लिख सकते हैं, नॉन वेज और वेज
26 जुलाई को होगी। लेकिन गरिमा अब देखिए परिस्थितियां यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो योगी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, वहीं धामी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे थे और तमाम इस बातों पर जो है विपक्ष से घेरने की कोशिश कर रहा था। तो अब कहीं ना कहीं उन सब बातों पर विराम लग जाएगा और अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया और याचिकाकर्ता ने भी ये बात कही कि बहिष्कार हो रहा है, आर्थिक तंगी होगी इससे और तमाम चीजों की उन्होंने बात कही। तो जस्टिस ने भी ये बात कह दी कि मैं जब खुद मुस्लिम होटल में जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ कि साफ सफाई हिंदू होटल के मुकाबले ज्यादा रहती है, इसलिए मैं वहां पर खाना खाता हूँ। केरल का उन्होंने जिक्र किया। तो अब आने वाले दिनों में देखिए दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी राहत भी है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता का जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे और ज्यादा गरिमा बढ़ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार इन तमाम दुकानदारों को था जो मुजफ्फरनगर में इस टेंशन में थे कि पता नहीं सावन के दौरान हमारा बिजनेस कैसा चलेगा। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर ये भी सामने आई गरिमा कि वहां पर लोगों ने पोस्टर चलाए मोहब्बत की दुकान। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जब ये निर्देश सामने आया था उसके बाद विपक्षी दल तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। विधानसभा के उपचुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह की भी चीजें सामने आ रही थी कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति कहीं ना कहीं से इस तरह से भी देखा जा रहा था। और अब ये अहम जानकारी, अहम सुनवाई हुई और इसके साथ ही नोटिस भी दिया गया है राज्यों को। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए शुक्रवार तक जो है वो दाखिल भी करना होगा, जो तमाम जो निर्देश दिए गए हैं हलफनामा दायर करना होगा। और अब देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि लगातार विपक्ष हमलावर रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, खासतौर पर बीजेपी के ऊपर, इस बात को लेकर कि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन देखिए ऐसा ही मैटर था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा और सरकार ने भी ये साफ कह दिया कि भाई ये गलत चीजें हो रही है, पुलिस प्रशासन का काम है तो सुरक्षा व्यवस्था देखना और साफ सफाई देखना, इस तरीके से फरमान जारी करना नहीं है और ये सब चीजें गलत हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है, लेकिन यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को भी ये चीज अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और देखिए जिस तरीके से अब स्टे लगा दिया गया है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकारें भी कुछ चेंजेस करें, क्योंकि ये मामला लगातार तीन जरूर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं, जो मुसलमान समाज के जो लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस भी गरिमा देखा जा रहा था। ठीक है, आगे भी इस पर तमाम राजनीतिक गलियारों में स्टेटमेंट सामने आएंगे, नजर बनाए रखिएगा। तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब इस नेम प्लेट विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।